हम पिल्लर को देखते जो वहाँ से जाने लगते हैं। मीना कहती क्या ये खत्म हो गया। लिन कहती एल्डेब्रन की डिविनिटी पूरी तरह से खत्म हो गई है और बाकी सभी पिल्लर उसी देख रहा था। उनमें से एक कहता है वो बच्ची कौन नहीं वो आखिर है क्या। दूसरा कहता क्या वो भी हम सब की तरह पिल्लर है। युआन कहती है मुझे ठीक से नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन अगर ये शुरू से सियान की प्लान थी तो मुझे लगता है कि मुझे भी सबके साथ चलना होगा। आर्थर कहता वैसे ही मॉर्गन में ये सब दूर से देख रही थी और कहती है इस उम्र में मैं खुद को इतनी परेशानी में क्यों डाल रही हूँ। इजाजुल कहती क्या वो झील के बीच थी, शायद तुम्हें खुद के लिए डिविनिटी को हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अपनी जिंदगी को लंबा करते रहने की भी एक लिमिट होती है। मॉर्गन कहती है मैं तुम्हारी बातों की सराहना करती हूँ। इजाजुल जॉन के पास जाते हुए कहती अब मेरा कॉन्ट्रैक्टर अकेले में इतना उदास क्यों दिख रहा है। जॉन कहता है मैं उस चीज से खुद लड़ना चाहता था। इजाजुल कहती है मुझे डर है कि तुम उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाते, क्योंकि तुमने नहीं देखा कि वो दूसरों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा था। लगता है अपनी पावर से ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ने की तुम्हारी आदत ने तुम्हारे हालात को खराब कर दिए हैं। सो मन में कहती हमने एल्डेब्रन के नरसंहार को रोक दिया, लेकिन अंत में कोई भी बदलाव नहीं आया है। जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था तब इसमें शायद ही कोई बदलाव आया हो। डीमन लॉर्ड ऑफ मैडनेस, और मैं लगभग कसम खाती हूँ उसकी डिमोनिक आर्मी के बीच खड़ी वो लड़की जिसु लिन को देख रही थी अपने मन में कहती है ये सोचना भी मुश्किल है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। लिन कहती ग्रेटिंग जीसू। वो जीसू को देखते हुए कहती तुम्हें इस तरह देखे हुए काफी समय हो गया है। जीसू कहती है कुछ समय। लिन कहती इस दुनिया का अंत हम सब के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। डीमन लॉर्ड ऑफ मैडनेस ही असली अंत का शुरुआत करेगा। मेरी दुनिया अपने रास्ते से भटक गई है, इसलिए साथ इस दुनिया का अंत भी इसी तरह होगा। और ये सब लिन के जरिए गॉडेस एस्टेरिया बोल रही होती है। मन में कहता हम अभी भी इस आर्टिफैक्ट से बनी समय की एक छोटी सी जगह में है। पूरे समय के हिसाब से ये सिर्फ 30 मिनट है, लेकिन ये 30 मिनट बहुत ही बड़ा बदलाव लाने वाला है। और जीसू कहती है 2 चाबियां। जीसू कहती क्या और गॉडेस कहती है प्लीज ये मैसेज सियान तक पहुंचा देना। और जीसू कभी कभी तुम्हें बैड बच्चा बनने के लिए तैयार रहना है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारा समय खत्म हो गया है। मुझे पता है ये तुम्हारे पास भी है, फैसला खुद करो और सोच समझ कर फैसला करना। जीसू कहते रुको मेरा बस एक सवाल है, क्या तुम इसे खुद रोकने में असमर्थ थे। गॉडेस कहती है मैं उस पर जीत नहीं हासिल कर सकी, लेकिन ये जान लो जीसू तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एस्टेरिया वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है। ऊपर से ये सब सियान देखते हुए कहता है ये आखिरकार खत्म हो गया है। याद्रा कहती है हाँ बिल्कुल, और अब ये धरती मेरी है। खेल जारी रहेगा, लेकिन जो भी चीज मैं चाहूँ उसकी बारीक से बारीक चीज भी अपनी मर्जी से बदलने की पावर मेरे पास है। तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। मेरे गॉड में आपके ऑर्डर की बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। सियान कहता प्लीज मुझे इस नाम से मत बुलाओ, ये अजीब सा लग रहा है। याद्रा कहती है अजीब सा, लेकिन मैं तो तुम्हारी अवतार हूँ, मुझे आपको गॉड कहने का अधिकार है। ये कितना क्रूर है। सियान मन में कहता हालांकि मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने बिना किसी झंझट के मेरे अवतार बनने के लिए सहमति दे दी। और हाथी भरते हुए कहता हम बाद में अच्छा सा टाइटल को तय कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए इस खेल को एक सही मायने में खेल में बदले। और हम सियान के गिल्ड डिसाइड को देखते और यात्रा कहती है तुम सभी से मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं विच ऑफ ड्रीम हूँ, एक आउटर गॉड। तुम मुझे यात्रा कह के बुला सकती हो। कुछ जाने पहचाने चेहरे देख रही हूँ जिन्हें मैंने काफी समय से नहीं देखा है। इसे वो सभी हैरानी से गॉडेस को देखने लगते हैं। और मीना कहती हेलो मुझे लगता है, लेकिन क्या तुम सच में सियान के अवतार हो। गॉडेस कहती हाँ मैं हूँ। सियान कहता हाँ वो सही बोल रही है, और वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी, इसीलिए बेफिक्र रहो। जीसू कहती तो क्या ये लेडी यात्रा है। यात्रा कहती है प्लीज डार्लिंग मुझे यात्रा ही कहो, मैं तो बस इस समय की एक अवतार हूँ। जीसू कहती है तो क्या ये सच है कि यात्रा पब्लिशर की रोल निभाएगी। सियान कहता हाँ उसने सर्वर के बंद होने के दौरान उस पर कब्जा कर लिया। सही मायनों में देखा जाए तो गेम सिस्टम के हिसाब से चलता रहेगा, लेकिन अब इसे कैसे चलाना इसका सीधा कंट्रोल हमारे हाथ में है। चांगू कहता है ये तो पब्लिशर के अधिकार को उनसे छीनने के समान है। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सियान कहता अगर मुझे कुछ लगता है तो ये वो है कि अमीर ने अब तक शायद हमें देख लिया होगा, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता। खैर कोलैब के अलावा कुछ भी। और बताया जाता है एक कोलैब क्वेस्ट, ये एक मेन क्वेस्ट है जो धरती के गेम को दूसरे प्लेनेट के गेम से जोड़ता है। वो भले ही पावरफुल पब्लिशर हो, लेकिन आपस में सहयोग के बिना उसके लिए दूसरे गेम में सीधा दखल देना मुश्किल है, क्योंकि टाइटन्स के लिए सिस्टम ही सबसे बड़ा और ना टूटने वाला नियम है। उनके लिए ये बहुत ही बड़ा जोखिम होगा, इसलिए वो इतनी जल्दी और बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएंगे। और हाँ हम भी उनके खिलाफ बचने की तैयारी करेंगे। मीना कहती है लेकिन सियान मेरा तो यंग जंगस्टर से भी कॉन्टेक्ट टूट गया है, क्या तुम्हें यकीन है कि हम ठीक हैं। सियान कहता सर्वर अभी ठीक नहीं हुआ है, मैं इसे दोबारा शुरू होने से रोक रहा हूँ। टूसोंग कहता सियान क्या तुम्हारे गॉडेस को गेम सर्वर चलाने का कोई एक्सपीरियंस है। सियान कहता नहीं। टूसोंग कहता तो अगर गेम दोबारा शुरू होने के बाद वो इसकी जिम्मेदारी संभाल लेते कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर उससे पहले ही सभी गॉड गेम को छोड़ दे तो सर्वर तो अपने आप ही बंद हो जाएगा, और कहा जाता है कि हमारे स्टार को भी छोड़ दिया जाएगा और स्पेस में खो जाएगा। सियान कहता इस बारे में मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें गेम को चलाने और संभालने की जानकारी रखने वाले किसी शख्स की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए मेरे पास एक अच्छा सोल्यूशन है। फिर हम सियान के गिल्ड को देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं। सियान कहता तो
मिस्टर चा, तो क्या आप गेम को चलाने वाले स्टाफ की नौकरी की विज्ञापन देखकर यहाँ पे आए हैं? चा कहता हाँ, मेरे जैसे नॉन प्लेयर के लिए भी आवेदन करने का मौका था, इसलिए मैंने भी कोशिश करने का फैसला किया। और ये जियोनसुंग किम पहले गेम ऑपरेशन टीम में असिस्टेंट मैनेजर था, लेकिन अभी बेरोजगार है और साथ ही ये नॉन प्लेयर भी है जो अपने मन में कहता है। यहाँ तो और भी बहुत सारे लोग अपने इंटरव्यू के लिए आए हैं। ये विज्ञापन इतना आकर्षक था कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा, लेकिन क्या मेरे जैसे नॉन प्लेयर सच में कामयाब हो सकता है? ऐसा लगता है कि आज काफी सारे प्लेयर आए हैं। मीना आते हुए कहते हैं नेक्स्ट 45 से 50 नंबर तक आ सकते हैं। जियोंग का 49 होता है, जिससे ये काफी हैरान होता है। और वो लोग अंदर जाते उसमें से एक शख्स कहता है देखो बिल्ली भी अंदर आ गया, इस तरह की जगह पे आने की तुम्हारी हिम्मत तो देखो लूजर। जियोंग मन में कहता है ये तो जियो ग्रोक है, जिसने DANC सॉफ्टवेयर में कुछ समय तक काम किया था और वो गेम ऑपरेशन टीम के साथ भी काम किया था। ऊपर से वो खुद एक प्लेयर भी है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। सियान कहता सभी को ग्रेटिंग, मैं हूँ सियान किम, मैं आप सभी के रिज्यूमे को अच्छी तरह से देखा है और मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि आप सभी का काम का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है। जियोंग मन में कहता है वो इतना छोटा है फिर भी सियोल के सबसे बड़े गिल्ड का मेंबर है और ऊपर से लगता है कि बहुत ही ऊंचे पद पर भी है, क्योंकि वो अकेले ही इन सभी लोगों के इंटरव्यू ले रहा है। सियान कहता मैं बेकार की बातों को छोड़ता हूँ, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। गेम में प्लेयर को कैसे आकर्षित किया जाता है और लंबे समय तक गेम से कैसे जुड़े रख सकते हैं? मिस्टर ली आप बताएं। लिम बोलते हुए कहता देखिए, गेम में जब चीज की संतुलन बिगड़ा हुआ होता है तो सभी लोगों को उसे पाने की चाह बढ़ती है। इसके लिए किस्मत पर आधारित अपग्रेड और रैंडम लूट बॉक्स के तरीके यूज किए जा सकते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे हालात बनाना जरूरी है जहाँ प्लेयर आखिरकार पैसे खर्च करने पे मजबूर हो जाए। आखिरकार वो सिर्फ ऐसे प्लेयर है जिनसे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं और गेम को चलाने और मुनाफा को बढ़ाने के लिए। शान कहता हाँ, लेकिन अगर गेम का हर प्लेयर हम पर पूरा अधिकार रखते हो और हर प्लेयर अपने आप में एक VIP हो तो क्या होगा? कहता है माफ कीजिए तो फिर। शान कहता मिस्टर ली क्या आप तब भी उसी तरीके से गेम चलाने की सोच पर टिके रहोगे? अगर प्लेयर के पास सारी बेकरी संभालने का अधिकार हो और हमारी तरफ से उन पर किसी भी तरह का दखल ना दी जा सके। जियोंग मन में कहता अगर गेम में हर प्लेयर एक VIP है तो हम क्या कर सकते हैं और ऐसे हालात में हमारी भूमिका क्या होगी? सोचो एक ऐसा गेम जहाँ पे सभी प्लेयर उसके ओनर भी हो और VIP भी। शान कहता तो चलिए अब अगला उम्मीदवार की बात सुनते हैं। अच्छा मिस्टर किम आपका क्या सोच है? जियोंग कहता खैर में अगर ये मेरे हाथों में होता तो मैं प्लेयर को ऐसे सर्व करता जैसे वो गॉड हो। मैं कहता मैंने गड़बड़ी कर दी है ना, देखो वो अभी भी मुस्कुरा रहा है। श्यान कहता मुझे सच में दिलचस्पी है, मैं इस बारे में आपका सोच और भी ज्यादा सुनना चाहता हूँ। और श्यान उसे इस काम के लिए चुन लेता है। हम श्यान को देखते हैं जो यूना से बात करता है। यूना कहती है ऑक्सफोर्ड हाउस और फाइटिंग क्लब दोनों ही पूरी तरह से नए सिरे से बनने के लिए जा रहा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसके अलावा कुछ और भी करूँ? श्यान कहता नहीं, बस इतना ही काफी है, थैंक यू यूना। यूना कहती है बहुत ही बढ़िया, मैं तो बस टाइम लिमिट के अंदर काम को पूरा करने की कोशिश करूंगी। श्यान कहता थैंक यू, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। वो नीचे को जाता है जिससे गोडेस यात्रा कहती है अच्छा तुम आ गए, मैंने सैटेलाइट को फिर से चालू कर संचार व्यवस्था को ठीक कर दिया है और मोस्टर से मिलने वाले दर को भी बढ़ा दिया है। अब आगे क्या करना है? शान कहता इंस्टेंट डंजन अभी तक शुरू नहीं हुआ है और जब तुम ये कर रहे हो तो क्या तुम डंजन बनाने के दर को भी बढ़ा सकती हो? यात्रा कहती है ये हिस्सा सिस्टम खुद संभालता है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा बदलाव नहीं कर सकती। अभी मैं सिर्फ बंद पड़े सभी इंस्टेंट डंजन को चालू कर सकती हूँ। छोटे बड़े हर बदलाव में मेरे पॉइंट्स तेजी से खर्च हो रहे हैं। उम्मीद है कि सर्वर दोबारा शुरू होने के बाद गॉड भी अपनी जेब से अच्छी तरह से ढिलाई करेगा। शान कहता यात्रा सिस्टम पे कंट्रोल तुमने अच्छी तरह से निभाया है, बाकी सभी तैयारी की जिम्मेदारी मैंने युआन को दे दी है। मुझे भरोसा है कि वो हमारे लिए सब कुछ संभाल लेगी। वन में कहता यात्रा के पास पहले ही बहुत सारे काम होंगे, इसका मतलब है कि मुझे ही अकेले मार्केटिंग संभालनी पड़ेगी। अब वो चैट रूम में जाता है जिससे वन आजमिया कहती है क्या सर्वर अभी भी डाउन है? TGIF कहता मुझे लगता है कि ये पहले वाले एस्टेरिया वाले मामले की वजह से हुआ होगा। यूजर 7 कहता ये नियम के खिलाफ है कि किसी गॉड का नाम लिया जाए। TGIF कहता हाँ किसे परवाह है, वो तो खुद ही चलेगी और लगभग खुद को एक गेम के लिए बेच दिया। हंसते हुए कहता मतलब एक हेडाल्ट सच में ग्रीक बहुत हामी भरता है। ये सब देखते हुए यंग जस्टर कहती है मिस्टर हम ये सब तुम्हारी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? ग्रीक बॉस कहता है ऐसे बातें करना बंद करो जिनसे लोगों को हमारे गॉड के नाम के बारे में कोई सुराग मिल सके। यंग जस्टर कहती है जब तुम दूसरे सर्वर पे जाते हो हमारे नाम लेने में तुम्हें बेशर्मी नहीं आती, लेकिन अब देखो तुम इस बारे में चुप रहने की कोशिश कर रहे हो। सच में ये तो बहुत ही घिनौना है मिस्टर। अपने आप से कहती खैर एक इंसान जो एस्टेरिया के साथ पूरी तरह से एक हो गया हो है ना, अब हम उसे सिर्फ एक हेडाल्ट नहीं मान सकते। उन्होंने जो किया उसे सिर्फ डिविनिटी मिलना ही कहा जा सकता है और साथ ही एक बग भी, किसी ने डेवलपर के हाथों से गेम को छीन लिया है। मैं सिर्फ एक ही शख्स के बारे में सोच सकती हूँ जो ऐसा कर सकता है। तभी शान कहता मुझे खबर मिली है कि अर्थ नाम का बंद गेम दोबारा शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि इस बार गेम खेलने का एक्सपीरियंस पॉइंट खर्च करने लायक बहुत ही शानदार होगा। यूजर 445 कहता सुना है कि दोबारा शुरू होने से पहले अर्थ में बहुत ही बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सुना है कि अभिषेक नई टीम चला रही है। जब पुराना पब्लिशर इस
इसमें नहीं है तो इस गेम का जिम्मेदारी अब किसके हाथों में है। यूजर 77 कहता अब तक मैंने जो सुना है उसके मुताबिक नया सर्वर बाकी सभी गेम से भी बेहतर होने वाला है। सर्वर बंद रहने के भरपाई के लिए वो प्लेयर को बहुत ही बड़ा मुआवजा देने वाले हैं। इस बार सच में मैं ये गेम खेलने का सोच रहा हूँ। यंग जेस्टर कहते इन कमेंट्स को खेलने के लिए इन्हें पैसा कौन दे रहा है। मन में कहते मुझे पूरा यकीन है कि उसी का किया धरा है। मैं उससे दोबारा मिलने के लिए बेताब हूँ। और हम सुप्रीम अपर पब्लिशर का देखते हैं जहाँ पे अमीर अपने चेयर पे होता है, बाकी सभी अपने घुटने टेक चुके होते हैं। कोई कहता क्या तुम चुपचाप बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे। अमीर कहता और क्या तुम मुझसे यही उम्मीद करते हो कि मैं गुस्से में अपने छाती पीट पीट के शोर मचाओ। बस बताओ तुम यहाँ पे किस काम से आए हो नॉर्दर। नॉर्दर कहता मैं बस क्यूरियस हूँ और कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि तुमने अपनी सेना की पूरी ताकत लगाकर उस प्लेयर को कुचलने की कोशिश क्यों नहीं की जिसने तुम्हारे हाथों से एक स्टार को छीन लिया है। अमीर कहता मैं एक स्टार को पाने के लिए सिस्टम के खिलाफ जाने की कोई इरादा नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं उसे बिना रोके टोके आगे बढ़ने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगा। शान किम, हाँ यही उसका नाम था। हो सकता है कि उसे पता है कि मैं कोलैब के जरिए अर्थ पे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करूंगा और ये भी हो सकता है कि वो इससे पहले ही मुकाबला करने की तैयारी कर रहा हो। और मन में कहता और इतना ही नहीं, ये शख्स इस यूनिवर्स के नियम को अच्छी तरह से जानता है, जिसमें कोई शक नहीं कि वो मुझे भी जानता है। और नॉर्दर से कहता तुम्हारी भी उसमें दिलचस्पी है ना। यात्रा की तरह तुम भी जब चाहो अर्थ से जुड़ सकती हो। नॉर्दर तुम्हें तो बहुत पहले से ही वो गेम खेलना पसंद है, इसी वजह से तुम्हारा अवतार वहाँ रहना ही पड़ेगा। नॉर्दर कहता मैं इंसान को जैसे वो है उसी रूप में पसंद करता हूँ। मेरी दिलचस्पी सिर्फ उनकी जागरूकता को बढ़ाने में है और मेरे सीधे दखल के बिना भी प्रसाद महासागर के नीचे जो सो रहा है समय आने पे जाग जाएगा। अमीर मन में कहता तुम कहते हो तुम्हें इंसान से लगाव है। शान किम, ऐसा लगता है कि तुमने खुद पर बहुत ही ज्यादा ध्यान आकर्षित कर लिया है। हम अर्थ के गेम को दोबारा लॉन्च होने से 2 हफ्ते पहले के देखते हैं। शान मन में कहता सारी जरूरी मेंटेनेंस को पूरी कर दी गई है और युआन ने मुझे सारे अपडेट भी भेज दिए हैं। लगता है कि अरीना अब जल्दी खुलने वाले हैं, अब बस एक ही काम बाकी है। मुझे तो यही लगता है। शान के पास हम ए रैंक का एक न्यू एबिलिटी को देखते हैं जो बोन डीप मास्टरी होता है। इसके एक्टिवेट होने पर चुने गए स्किल के अलावा सभी स्किल बंद हो जाएगी। अगर चुना हुआ स्किल अपग्रेड किया जा सकता है तो उससे मिलने वाले एक्सपीरियंस 10 गुना बढ़ जाएगा। एक बार एक्टिवेट करने के बाद इसे 1 हफ्ते तक बंद नहीं किया जा सकता। इसका कूल डाउन भी 1 ही हफ्ता है। इससे शान मन में कहता किसी भी मार्शल आर्ट स्किल या उससे जुड़ी टेक्निक के लिए इससे बेहतर तो कोई और चीज हो ही नहीं सकती। तभी शान को चीखने का आवाज सुनाई देता जिससे कहता क्या कुछ हुआ है। शान आते हुए कहता ये क्या है, क्या हम पे कोई हमला हो रहा है, क्या कोई अटैक हुआ। मीना कांपते हुए कहते नहीं, लेकिन वो ये सब क्या है, क्योंकि हम वहाँ पे एक एलियन टाइप क्रिएचर को देखते हैं जो चाय को सर्व कर रहा होता है और वो सिर्फ एक ही शब्द बोलती है टेक ले ली। शान कहता ये सोगोथ है, वो कुछ आउटर गॉड और ग्रेट गॉड के सेवक जैसे हैं। अब उसको चाय देती है जिससे मीना कहती क्या ये मेरे लिए, थैंक्स मुझे लगता है। शान उसे पीता और मीना भी उसे पीते हुए कहती ये तो कमाल का है, मुझे तो याद भी नहीं है कि हमारे गिल्ड के पास कभी इतनी अच्छी चाय का स्टॉक हुआ करता था। इससे सोगोथ खुश होती है। शान कहता ये किसी आउटर गॉड का सेवक है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे घर के कामों का काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। शायद यात्रा ने इसे अपने घर का काम काज और ऐसी चीजों करने के लिए बुलाया होगा। मन में कहता मैंने इसे अपने पिछले जन्म में भी देखा था जब मेरा नॉर्दर के साथ एक घटना में सामना हुआ था, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इसका रूप कुछ खास पसंद नहीं आया था। सोगोथ उसे देखने लगती जिसे मीना कहती है शान मुझे लगता है कि ये चाहती है कि तुम इसका पीछा करो। शान कहता क्या यात्रा मुझे बुला रही है, जिसे सोगोथ हामी भरती है। शान मन में कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस समय यात्रा को मेरी जरूरत क्यों होगी, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। शान कहता ठीक है आगे बढ़ो। और यात्रा कहती ओलंपिस ने मेरे ड्रीम विच अकाउंट के माध्यम से मुझसे संपर्क किया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में काफी बहस हुई है। मुझे लगता है कि इस बार तुमने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सीधी बात यह है कि वो चाहते हैं कि तुम और लीन सुप्रीम अपैरल में ओलंपियस के एरिया में जाओ। शान कहता बिल्कुल यही तो मुझे उम्मीद था। मन में कहता सुप्रीम अपैरल और ओलंपियस है ना। हमें बताया जाता लीन एक इंसान है जो एस्टेरिया के साथ मर्ज हो गई है और एस्टेरिया राशि चक्र के 12 भाव में से एक लीगर को प्रतिनिधि करती है। और इतना ही काफी नहीं था कि लीन अपनी इच्छा से लिब्रा को भी बुला सकती है। मन में कहता हाँ ये तो ओलंपियस से बुलावा भेजने के लिए काफी बड़ी बात है। लिन को ले जाते हुए कहता तो इसमें सिर्फ लिन और मैं ही हूँ है ना। गॉडेस यात्रा कहती अगर मैं कर सकती तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती, लेकिन जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो मैं अपने अभी के हालात में अर्थ को नहीं छोड़ सकती। हम जिसको देखते जो काफी बुरी तरह से सियान को घूर रही होती है। सियान मन में कहता है वो सुप्रीम अपर रेल्म जहाँ पे ओलंपियस है, मैं अपने पहले में कभी भी वहाँ पे नहीं गया था। उस समय मुझे उनके बारे में बस दूसरों से सुनी सुनाई बातें ही पता है जो मुझे उन ट्रांसजेंडर्स के जरिए मिले थे जिनसे मेरी मुलाकात एक कोलैबोरेशन के दौरान हुई थी। इससे मुझे फ्यूचर की लिन द्वारा जिसको को पहले बताई गई एक बात याद आ गई। लिन कहता वहाँ पे 2 चाबियां है। मन में कहता मुझे लगता है कि एक तो सुप्रीम अपैरल में कहीं है तो फिर दूसरा कहाँ पे है। जिसको कहते श्यान क्या तुम फिर से अकेले घूमने जा रहे हो। श्यान कहता नहीं मैं लिन को अपने साथ ले जा रहा हूँ।
हूँ। रुको, तुम यहाँ पे कब आए जीसू? यद्रा कहती हो तो हर समय तुम्हारे पास ही थी, बस छिपी हुई थी। शान कहता अच्छा ऐसा है। मुझे लगता है कि उसने फिर से अपनी एबिलिटी स्टॉक का यूज किया है। मन में कहता अगर मैं उसे अपने साथ ले जाऊँ तो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर गॉड की जिज्ञासा को और भी बढ़ा देगी। उससे कहता मेरे साथ आने का कोई भी फायदा नहीं है जीसू, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, इसलिए तुम सिर्फ अपने क्रिम्सन असुरा की ट्रेनिंग करो। जीसू कहती मुझे पहले ही 10 स्टार मिल चुके हैं, क्या मुझे इससे भी ज्यादा आगे जाना चाहिए? शान मन में कहता 10 स्टार ये नहीं हो सकता, गेम को आए हुए अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। यार ये कोई बुरी खबर भी नहीं है। सोगोट उसे चाय सर्व करती है जिसे जीसू उसे सहलाते हुए कहती है मेरे लिए थैंक्स, तुम तो बहुत ही दयालु हो। यद्रा के ध्यान में उस पर जाकर कहते मेरी छोटी बच्ची कितनी प्यारी है ना? जीसू कहती हाँ, जिस तरह से हिलतू ढिलती है वो सच में बहुत ही प्यारी है। शान जाते हुए कहता जीसू अपनी पूरी कोशिश करो और देखो कि इस ट्रेनिंग से तुम कितना फायदा उठा सकते हो। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जीसू कहती हाँ मैं ऐसा ही करूंगी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी और फिर मिलते हैं। यद्रा कहती तुम ऊपर अपना ख्याल रखना। और वो ओलंपियस में पहुंच जाता और कहता क्या हम यहाँ पे हैं? और नाम से ही पता चलता है कि ओलंपियस काफी आलीशान जगह होती है। और ऊपर को देखते हुए शान कहता मुझे लगता है कि हमें किसी न किसी तरह वहाँ पहुँचना ही होगा। अगर मैं गूंगी का विंग्स यूज कर पाता तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन एक बार जब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊंगा तो ये कहना मुश्किल है कि मुझ पर गार्ड के या बाकी चीजों के द्वारा मुझ पर हमला किया जाएगा या नहीं। तभी एक गॉड कहता नहीं करो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो काफी कूल अंदाज में श्यान के सामने लैंड करता है जिसे श्यान मन में कहता है वो देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसा लगता है, फिर भी उसकी डेफिनेटली कम से कम अपर गॉड के बराबर है। श्यान कहता क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो गॉड कहता बेशक, मैं तुमसे पूछता हूँ आखिर हमने तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं हारमेस हूँ, वो गॉड जो हमेशा तुम्हारे बारे में खबर पाने के लिए पहला गॉड होता है। और श्यान के बारे में काफी लंबी चौड़ी बातें करने लगता है जिसे श्यान कहता अच्छा ऐसा है। श्यान मन में कहता उसकी पर्सनैलिटी उसे कैजुअल स्टाइल और कपड़े से बिल्कुल मेल खाती है, लेकिन उसकी पावर इतनी जबरदस्त है कि वो सच में 12 गॉड में शामिल होने के लायक है। उसने हमें 20 टेलीपोर्ट करके नहीं बल्कि साउंड की स्पीड से उड़ते हुए ओलंपियस तक पहुंचा दिया। हार्मिस कहता हम तो आमतौर पे अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन आज हम सब तुम्हारे लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये एक बहुत ही रेयर नजारा है, इसलिए इसका पूरा मजा लेना समझदारी भरा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ओलंपियस की बहुत ही बार यात्रा नहीं करोगे। और एक जगह पहुँचते हुए कहता चलो अंदर चलते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस समय मीटिंग पूरे जोरों शोरों से चल रही होगी। और अंदर हम सारे गॉड्स को देखते हैं। शान उन्हें देखते हुए मन में कहता तो यह है ओलंपियस के 12 गॉड। एक गॉड कहता करो मुझे तुमसे कुछ कहना है। शान मन में कहता ये हेडिस नहीं हो सकती है ना, मैंने उसके अवतार को मार डाला था, उसे टेंपल ऑफ ड्रीम में दूसरी बार डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, इसलिए हेडिस कहते तुम मतलबी हो, मेरे अवतार को उस पत्ती से मुक्त करो जो तुमने उसके गर्दन में डाल रखा है। मैं कब से तुमसे ये कहना चाहते तुम बड़े ही मतलबी हो। शान मन में कहते शायद वो डोंगवॉन की बात कर रही है जिसे मैंने उस कॉलर के साथ बांध रखा था। एक मिनट, इसका मतलब है कि वो एप्ट की गॉडेस ऑफ डिफीट है। इसका कंप्यूटर यूजर नेम भी TGIF है। हार्मिस कहता निजी बातों को बात के लिए रखते हैं। अभी सबसे पहले उस लड़की की बात करते हैं जो उसके पीठ पर है। इसका गॉडेस नेम अजीब है, इसलिए हम TGIF ही कहेंगे। जो कहती है ठीक है। और एक गॉड कहता हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे, सियान कुरो के उत्तराधिकारी। आपको देखकर बहुत ही खुशी हुई, मैं ज्यूस हूँ, ओलंपियस गॉड का किंग। तुम्हारे पीठ पर लड़ी लड़की का नाम लिन टेलर होना चाहिए। उसके ओरा के दौरान उसको लेकर चलना, तुम सच में ठग जाओगे। तुम उसे वेडी पे लिटा सकते हो। सियान कहता थैंक यू महामहिम, और वो लिन को वहीं पे लिटा देता है। ज्यूस कहता है अब आज इस बच्ची के बारे में बात को आगे बढ़ाते हैं। एक गॉड कहता एक ऐसी ग्रेट पावर जिसका इंसानियत पे कोई अधिकार नहीं है, और ये एरिस है, गॉड ऑफ वॉर, यूजर नेम एक्सलिट ओवरलॉर्ड। जो कहता है क्या एस्टेरिया को उस बच्ची से अलग करने का कोई तरीका नहीं है। ये आर्टेमिस गॉडेस ऑफ मून है, हंट एंड चास्टिटी। और यूजर नेम अननोन जो कहती है मुझे नहीं लगता कि उस लड़की की पावर इतनी ग्रेट है कि, जो कहती है मुझे नहीं लगता कि उस लड़की की पावर इतनी ज्यादा है कि उन दोनों को अलग करने की कोशिश करने पर एस्टेरिया को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सियान उसके हाल ही के फाइट ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। मैं सच में उसे एक गॉड का दर्जा देना चाहता हूँ। और ये अपोलो है, गॉड ऑफ सन, हीलिंग एंड प्रोफेसी, जो कहता है आर्टेमिस तुम बिना किसी शर्म की ऐसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो, वो एक इंसान है मत भूलो। आर्टेमिस कहते मुझे पता है अपोलो, फिर वो उसकी एबिलिटी खुद ही सब कुछ बयान करती है। आखिरकार उसने एल्डेब्रन पे जीत हासिल की। अपोलो क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम सीधे उसका सामना कर सको? कभी कभी तुम्हें अपने बड़ों की सलाह भी मान लेनी चाहिए। अपोलो चिढ़ते हुए कहता आर्टेमिस। ज़्यूस कहता इनफ, हम काफी समय से इस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। सियान क्या तुम्हें पता है कि हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? सियान कहता न्याय की देवी हमेशा होनी चाहिए, और एल्डेब्रन का हारने के बाद चक्र के 2 खाली जगह को भरना और भी जरूरी हो गया है। ज़्यूस कहता हाँ, इस प्रॉब्लम को लेकर ओलंपियस ने इसे एक गॉड के बराबर मानने का फैसला किया है। बेशक कुछ लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन वो क्या ही कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग की इच्छा के आगे कमजोरों को झुकना ही पड़ता है। सियान मन में कहता अपोलो हाँ, मैंने तुम्हारा चेहरा कहीं और भी देखा है। सही सही कहो तो मैं एक ऐसा अपोलो से मिला जो एक ही समय में वो भी था और वो नहीं भी था। ज़्यूस कहता अब आगे बढ़ते हैं सियान, तुम्हें बस हमारे ऑफर को मानना है या नहीं। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे हाल ही में किए हुए इस बड़े काम के बारे
मैं बात करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि अर्थ के गेम को किसी आउटर गॉड के कब्जे में जाने से रोकने में तुम्हारा भी हाथ था और एक जीएम के गायब होने में भी तुम शामिल थे। सियान कहता है प्लीज योर हाइनेस, आप मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान की एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा समझ रहे हैं। हरमेस कहता आप कौन कहता है कि तुम एक सिर्फ नॉर्मल इंसान हो? मेरा मतलब है तुमने अकेले ही क्रू को पकड़ लिया और इस प्रोसेसर में तुमने मिड लेवल की डिविनिटी को हासिल कर ली। क्या तुम्हें उनका गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा है? उन्हें इस बात पे बुरा लग रहा है कि एक प्लेयर जो आमतौर पे गॉड के लिए कुछ भी नहीं है बल्कि एक खिलौना होते हैं, वो उनके एरिया में मौजूद है। मैं दो सिर्फ यही बात साबित करती है कि तुमने सबकी पहचान और सम्मान पाने का पूरा हक हासिल कर लिया है। सियान मन में कहता मैं उनकी आंखों में दुश्मनी साफ देख सकता हूँ और ये गॉड आग में और घी डाल रहे हैं। लगता है वो सच में चाहता है कि मेरे दुश्मनों की संख्या बढ़ जाए। फिर ये साफ है कि वो एक इंसान को अपने जैसे नहीं मानते। इसका मतलब है कि सियान कहता लिनको कि ऐसी रिस्पेक्टेड गार्डियन की जरूरत है जो इसकी काबिलियत को साबित कर सके। हार्मिस कहता मुझे पता था कि तुम समझदार हो क्योंकि हमारा प्रस्ताव बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं उसे अपने डिसेबल बनाने का प्रस्ताव देता हूँ। हम तुम्हारे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में उनकी सोच का हमला हमारी तरफ ना हो। सियान मन में कहता हार्मिस का डिसेबल बनना एक अच्छा सोच है। वो एक टूटूलेस गॉड है, वर्ल्ड गॉड में उसकी अच्छी इज्जत है और वो लिन को अच्छी तरह संभालेगा और उसे सिखाएगा। और कहता है अगर किसी तरह लिन के अंदर एस्टेरिया का स्वभाव का थोड़ा सा भी हिस्सा बचा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि उसे किसी मास्टर की जरूरत है ना? हार्मिस कहता है एस्टेरिया की डिवाइनिटी पावर अपर मिड लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि उसे अभी बहुत ही कुछ सीखना बाकी है। सियान कहता अगर तुम मुझे अपने ऑफर के बारे में थोड़ा सोचने के लिए समय दे तो मैं आभारी रहूंगा। अपोलो को देखते जो कहते हमारे ऑफर पर सोचने के लिए समय चाहिए। और पंच मारते हुए कहता है कितना ढीठ इंसान है, उसे हमारे ऑफर को उसी समय मान लेनी चाहिए थी, है ना? उसके लिए ऐसा करना ही सही होता क्योंकि आखिरकार वो एक मामूली इंसान है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस समय अपोलो उसके सामने जरूरत से ज्यादा झुक रहा है, चाहे उस लड़की में कितनी भी पावर क्यों ना हो। वो अभी बेहोश और उसकी पावर पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। अगर हम चाहते तो उसे उसी समय हरा सकते थे। नहीं, ये बिल्कुल सही मौका है। लेकिन वहाँ मैंने एक बहुत ही घटिया नजारा देखा जहाँ हम गॉड एक मामूली इंसान को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। एक इंसान, वो सिर्फ एक इंसान है। अगर ओलंपियस इसी तरह चलता रहा तो वो खुद अपनी बर्बादी का रास्ता बना रहा है। हाँ, इंसान का स्वभाव शुरू से ही एहसान फरामोश होते हैं। ये कभी मत बोलो कि ओलंपियस का गॉड का अंत कैसा हुआ था, उसे रास्ते से हटाना ही होगा। फिर हम सियान को देखते जो लिन को देखते अपने मन में कहता है लिन फिलहाल ठीक रहेगी लेकिन उसके अवेकिंग में तेजी लाने के लिए मुझे गॉड की जरूरत होगी। हार्मिस को ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट करना शायद ठीक होता लेकिन बिना सोचे समझे तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेना भी उतनी बड़ी बेवकूफी होती। और ये सब मेरा अंदाजा, लेकिन मुझे लगता है कि हम इससे थोड़ा बेहतर समझौता कर सकते हैं। जब उसे कुछ एहसास होता है वो अपने शॉट को बाहर की ओर निकालता और हम वहाँ पे एक गॉड को देखते जो कहता ओ सियान मन में कहता सौभाग्य से ये वो शख्स नहीं था जिसे मुझे उम्मीद थी। तुम सामने क्यों नहीं आते नेवरोथ? नेवरोथ कहता तो तुम्हें याद है काफी समय हो गया करो। हाँ ठीक है, मुझे आखिरकार तुमसे थोड़ा कर्ज चुकाना है। मैं उसे इंतजार नहीं करवाना चाहता इसलिए मैं इसे जल्दी खत्म करूंगा। और हाँ, मुझे वो लड़की चाहिए जिसे तुम बचा रहे हो। सियान कहता मुझे लगता है कि मुझे इसे अच्छे बहाने के लिए तुम्हारा थैंक्स देना चाहिए। नेवरोथ हंसते हुए कहता करो तुम तो कुछ ज्यादा ही काव काव कर रहे हो। मेरे सामने चुप हो जाओ और मैं तुम्हारी मौत को आसान कर दूंगा। तुम्हारे अलग मैं अपने बिहेवियर में काफी उदार हूँ। सियान शॉट को निकालते हुए कहता हाँ तो फिर मेरे उस दर्द के बारे में सोचो जो मुझे तुम्हारी बकवास सुनते हुए होती है। नेवरोथ भड़कते हुए कहता तुम कुछ बोलो या ना बोलो लेकिन तुम यहीं पे मरोगे। उससे पहले सियान अटैक कर देता जिससे कहता तुमने क्या कर दिया? क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे जबरदस्त धमाके होने लगते हैं और नेवरोथ सील के सारे ऊपर की ओर जाने लगता है। साथ ही सियान भी लिन को लेके वहाँ से बाहर की ओर आता है। सियान मन में कहता उसकी लगातार बकवास की बदौलत स्टिकी बम को लगाना काफी आसान हो गया। नेवरोथ आगे बढ़ते हुए कहता करो तुम कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे परेशान करने की जरूरत की, मर जाओ बेवकूफ। लेकिन सियान उस अटैक से लिन को बचाते हुए खुद ही झेलने लगता है जिससे नेवरोथ भी हैरान से कहता क्या? क्योंकि हम देखते सियान मल्टीपल अपना क्लोन बना लेता है। नेवरोथ कहता ये तो एक इल्यूजन है, मैं तो भूल ही गया था कि तुम वीच ऑफ ड्रीम के साथ मिले हुए हो। कितना भोला वाले हो, ये तो बस एक इल्यूजन है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस घटिया चाल से मुझे घुटने पे ला सकती हो? लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। और सियान के पीछे में जांच पुरो को देखते हैं और सियान कहता है मैं अपनी कल्पना में जो भी देखता हूँ उसे साकार कर सकता हूँ। नेवरोथ कहता ये दिखावट ही तो है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी ये एक इल्यूजन है। इस हालात को देखते हुए ग्रेट वन मुझे ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएगा, मुझे इसे एक हमले में खत्म करना होगा। और वो जबरदस्त अटैक को कुरो की तरफ आगे भेजता है, तभी वो अटैक गायब हो जाता है। नेवरोथ कहता बेवकूफ बेवकूफ लड़के, अब मरने का समय आ गया है। तभी कुरो का पंजे उसका चेस्ट मार के लगता है जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हैरान कहता कैसे उसके हमले तो मेरे स्किन को नहीं भेज सकते थे। वो जायंट कुरो नेवरोथ को जमीन पर पटकता है जिससे वहाँ पे धमाके होते हैं। इससे नेवरोथ दर्द के मारे चीख मारता है, कहता तुम कमीने। लेकिन नेवरोथ कहता है कुरो के आर पार हो जाता है जिससे वो काफी हैरान होता है। कहता है एक इल्यूजन, ये तो बस इल्यूजन ही होना चाहिए, बस इल्यूजन। अपनी पूरी पावर लगाते हुए कुरो के पंजों को दूर करने लगता है। कहता क्या ये कोई इल्यूजन नहीं है? क्योंकि वो उसके पंजे से कुचलना शुरू हो जाता है। कहता तो फिर तुम इसे कैसे समझाओगे? ये क्या बकवास चाल चल रहा
है। तभी एक गॉड आते हुए कहता है मुझे उम्मीद थी कि मैं इसमें शामिल नहीं आऊंगा। इससे कुछ दूर की ओर हो जाता है और नेवरोड कहता है मास्टर एबेडोन, मुझे गर्व है कि आप मुझ जैसे तुच्छ शख्स की जान बचाने के लिए यहाँ पे आए। थैंक यू मास्टर। तभी उसके बॉडी पे स्लेस लगता है और कहता है बचाना। और नेवरोड को जान से मारते हुए कहता है मैं तो बस बेवजह की परेशानी से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। और शान से कहता है एक प्लेयर जिसके पास केवल STR आइटम है, हाँ मुझे यहाँ रहते हुए इस काम को निपटा लेना चाहिए। और शान के गले को पकड़ते हुए एबेडोन कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझे पहचानती हो, फिर भी उस जानकारी को ध्यान में रखते हुए भी तुम भागने की ना कोशिश करना तुम्हारी बेवकूफी है। तभी शान की तरफ कोई आने लगता है जिसे वो स्माइल करता है। कहता है क्योंकि मेरे पास अच्छे इंश्योरेंस है दोस्त। क्योंकि काफी स्पीड से हार्मिस आते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिसे एबेडोन जमीन से टकराता वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं। हार्मिस कहता है तुम्हें पता था कि मैं देख रहा था। शान कहता है तुमने खुद कहा था कि तुम मेरे बारे में खबर पाने वाले सबसे पहले गॉड होते हो। हार्मिस कहता हाँ मैं शुरू से ही देख रहा था, मैं बहुत ही इम्प्रेसिव शान किम। खैर हमारे इस बिना बुलाए मेहमान के बारे में है, ये क्या वो तो मेरी नजर से बचकर भाग निकलने में कामयाब रहा। शान कहता इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं क्योंकि वो उसका असली रूप नहीं था। हार्मिस हैरानी से कहता क्या तुम्हें ऐसी बातें कैसे पता जो मुझ जैसे गॉड को भी नहीं पता। शान कहता मैंने ये बात डीमन ऑफ सोलोट से सुनी है। वो एबेडोन है जो डीमन रेल्म के 7 डेडली डीमन में से एक है, वो एनवी का प्रतीक है। फिर हम ओलंपियस का देखते हैं और गॉड ज्यूस कहता है हमने कल रात जो हुआ उसे देखते हुए हमें अफसोस है क्रू। शान कहता आपने हमें उन दोनों मॉन्स्टर से बचाकर हमारी जान बचा ली, थैंक्स। ज्यूस कहता तो मैंने सुना है कि एलिस के डीमन ने तुम्हें एबेडोन के बारे में कुछ जानकारी दी है, शायद तुम उस जानकारी का कुछ हिस्सा हमारे साथ भी साझा कर सको। शान कहता एबेडोन कुछ शताब्दी पहले ही डीमन रेल्म से गायब हो चुका था, हो सकता है कि उसका जन्म डीमन रेल्म में नहीं हुआ था। हार्मिस कहता तो फिर वो कहाँ से आया है। शान कहता ओलंपियस। गॉड कहता ये कितना शर्मनाक है, क्या तुम्हारे मन में जो आता है बोलने की हिम्मत करती हो, क्या तुम ये दावा करते हो कि एबेडोन की उत्पत्ति ओलंपियस में हुआ है, कितनी बेवकूफी है। हार्मिस कहता शान क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। शान कहता मैं सबूत को पेश कर सकता हूँ बशर्ते मैं लिब्रा के यूज कर सकूं। हार्मिस कहता है ऐसा लगता है कि तुम लिन को जगाने में मेरी मदद चाहते हो। किसी गॉड की पावर को स्टेबल करना कोई आसान काम नहीं है और ये हमारे लिए सौदाबाजी का एक अच्छा जरिया साबित हुआ है। खैर मैं तैयारी शुरू करता हूँ। फिर हम अपोलो को देखते जो शान से कहता तुम ऐसे बोलती हो मानो तुम्हें पहले से सब पता हो कि क्या होने वाला है। शान कहता दूसरी और ग्रेट अपोलो तुम नहीं जानती कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अपोलो कहता क्या मुझे इंसानों पे भरोसा नहीं है। शान कहता दुर्भाग्य से लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी गॉड पे भरोसा करने को लेकर शक था। अपोलो कहता तुम्हें पहले से शक था यानी अब सब कुछ अलग है, इसलिए क्योंकि तुम्हें डिवाइनिटी हासिल हो गई है। शान कहता नहीं मेरे लॉर्ड बस इतना है कि अब चीजों को देखने का मेरा नजरिया बदल गया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप भी सही रास्ता चुन लेंगे सन गॉड। फिर हम अमीर को देखते जो कहता अब समय आ गया है कि तुम उस वेसल को छोड़ दो। एबेडोन कहता हाँ करो के मेरे होस्ट की असली पहचान पर शक होने लगा है। अमीर कहता ये तो काफी हैरान करने वाली बात है, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे असली पहचान का पता किस वजह से चला। एबेडोन कहता बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी पहली मुलाकात से ही मुझे जानता था। अमीर कहता हाँ आखिरकार वो एक रहस्य ही है और अब उसकी समझदारी भी मुझे ज्यादा हैरानी नहीं करती। हमें चाबी का सिर्फ आधा हिस्सा चाहिए, जैसे वो मेरे हाथ लग जाएगा मैं उसे अपने आधे हिस्से के साथ जोड़ के पूरा बना लूंगा। एबेडोन कहता फिर चाबी के बच्चे हुए दूसरे हिस्से का क्या करेंगे। अमीर कहता मैं देखूंगा कि आगे हालात किस तरह बदलते हैं, लेकिन सिर्फ एक चाबी होने पर भी हमारे पास ना जाने कितनी संभावनाएं हैं। क्या तुम सच में इस काम के लिए तैयार हो। ओलंपियस गॉड अपनी जगह बहुत ही पावरफुल है। एबेडोन कहता कल एक मौका मिलेगा, फाइट करना ठीक नहीं होगा लेकिन होस्ट का बॉडी बदलना आसान काम है। ओलंपियस इस समय अपना सारा ध्यान सिर्फ लिन टेलर पे दे रहा है जो खुद उसके पावर को स्टेबल करने की जिम्मेदारी संभालेगा। फिर ओलंपियस का लॉर्ड होने के बावजूद वो एक इंसान को हाफ गॉड में बदलने के लिए अपनी बहुत बड़ी मात्रा में पावर को खर्च करेगा। ये हमारे लिए बिल्कुल सही मौका होगा। अमीर कहता ठीक है मैं तुम पे भरोसा रखूंगा। मन में कहता लीटर करो इस बार तुम्हारी जवाबी हमला क्या होगा। फिर हम अगले दिन का देखते हैं जब ज्यूइस लिन का पावर स्टेबल करने के लिए तैयार होता है। और शान ये सब देखते हो मन में कहता मुझे उम्मीद नहीं था कि गॉड इस मामले को अपने हाथ में लेंगे। और अपोलो जिस तरह बिहेव कर रहा है वो भी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। मेरे पिछले जिंदगी के एक्सपीरियंस के आधार पर हो सकता है कि उसका दूसरा रूप बिल्कुल अलग प्लान बना रहा हो। ज्यूस कहता अब ये रिचुअल शुरू होगा और वो सभी गॉड अपने पावर को मिलाकर लिन के बॉडी में डालने लगता है, उसके पावर को स्टेबल करने लगता है जिससे ओलंपियस से जबरदस्त लाइट निकलती है। लिन की बॉडी हवा में उड़ने लगता है। शान मन में कहता लिन की डिवाइनिटी वो स्टेबल हो रही है। और ज्यूस कहता इस तरह हम जस्टिस के एक न्यू गॉड के जन्म के विटनेस बनते हैं। लिन अपने आंखों खोलती है काफी हैरान कहती है शान हम कहाँ पे हैं और एल्डेब्रन का क्या हुआ, क्या मैं उसे हरा दिया। ज्यूस काफी खुश होते हुए प्यार से कहता है तुम अब तक की सबसे प्यारी चीज हो जिसे मैंने देखी है। तुम मुझे फादर या ग्रैंड फादर कह सकती हो। तुम एस्टेरिया के साथ एक हो गई हो इसलिए
अब तुम मेरी बिल्कुल बेटी जैसी हो। आर्टेमिस कहती ग्रेटिंग बच्ची, न्यू गॉडेस ऑफ जस्टिस। मेरा बस एक सवाल है, क्या एस्टेरिया तुम्हारे अंदर पूरी तरह से विलीन हो गई है? और एक पल के लिए खामोश हो जाती है, तभी एस्टेरिया बोलती है, लेडी आर्टेमिस मैं बिल्कुल सेफ हूँ, आपको मेरे लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आर्टेमिस कहता है एस्टेरिया का एक ही बॉडी में तुम दोनों हो। एस्टेरिया कहती है हाँ ये कुछ हद तक ऐसा ही है, जैसे किसी शख्स को दो अलग अलग पर्सनैलिटी में बांटा जाना। अगर लिन चाहे तो मैं उसकी बॉडी का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा जितना हो सके उतना कम करना चाहती हूँ। ज़्यूस की तरफ उसने अपने समझौते के हिसाब से अपना काम पूरा कर दिया। शान क्या अब तुम मेरे लिए एबाडोन का पता लगा पाओगे? शान कहता लेडी एस्टेरिया क्या आप हमारे लिए लिब्रा को यहाँ पे बुला सकते हैं? एस्टेरिया कहती है अपोलोस के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। अभी एबाडोन अपोलो के साथ स्विच हो जाता और कहता अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं होगी। आर्टेमिस कहती अपोलो तुम्हारा इससे क्या मतलब है? लेकिन ज्यूस भड़कते हुए कहता एबाडोन, लेकिन उससे पहले एबाडोन ज्यूस पे अटैक कर देता है। वहाँ पे काफी सारे एबाडोन आते हैं जो सारे गॉड उसको कर लेते हैं। तो कहता है इस नई गॉड को बनाने में तुम्हारी डिवाइन पावर काफी कम हो गई है। ज्यूस इससे अच्छा मौका मुझे अब और नहीं मिल सकता था। और सियान से कहता नन्हे करो, मेरा सुझाव है कि तुम शांत रहो, संयम रखो, घमंड मत करो, सिर झुकाओ और अपनी कमजोर हालात को समझो। इसे सियान करीब स्माइल देते हुए कांप रहा होता है। और एबाडोन हंसते हुए कहता हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम अपने हद में रहना अच्छी तरह से जानती हो। एस्टेरिया कहती है एबाडोन। दूसरा एबाडोन कहता है यहीं पर रहो नन्ही बच्ची, और जान लो कि तुम्हारी जान लेने में मुझे कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि इजाजुल तुम में इंटरेस्ट रखती है। और एबाडोन जूस के बॉडी से कुछ निकालते हुए कहता है ये रहा तुम्हारा थैंक्स, अलविदा, उम्मीद है कि हमारी मुलाकात अब कभी नहीं होगी। आर्टेमिस कहती है अपोलो, पर हार्मेस को देखते जो अपोलो को जाते हुए देख रहा होता है। नीचे आर्टेमिस और ज्यूस को भी देखते हैं। हार्मेस कहता है अभी तक पूरी तरह से ओलंपिया से बाहर नहीं निकल पाए होंगे, हमें तुरंत ही उसका पीछा करना होगा। एस्टेरिया कहती है रुको। आर्टेमिस कहती है एस्टेरिया। एस्टेरिया कहते मुझे समझ में आ गया, तो बात यही थी। असियान स्माइल कर रहा होता है। एस्टेरिया कहता तुम तो यहाँ कभी थे ही नहीं, क्योंकि वो एक क्रो से बना क्लोन होता है। और दूसरे टाइम एबाडोन को देखते जिसके हाथ में वो की होता है, मन में कहता है बस यही देखना बाकी है कि अमीर इसका क्या करेगा। जब उस प्राइमोर्डियल जायंट को ये मिल जाएगा तो उसके पास खुद स्पेस बनाने और उससे भी आगे चीजों को कंट्रोल करने की पावर आ जाएगी। वो इतना पावरफुल हो सकता है कि डीमन रेल में मौजूद है के लिए भी खतरा बन जाए। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो स्पेयर को पकड़ लेता है। जब तुम यहाँ पे कैसे आए करो? शान कहता शैडो क्लोन बनाने की एबिलिटी रखने वाले तुम अकेले नहीं हो। एबाडोन मन में कहता मुझे उसके प्रेजेंस की फील नहीं हो रहा। यद्रा को अपना अवतार बनाने के बाद उसके पास परेशान करने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। शान कहता तुम शायद मुझे जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल शुरू से जानता हूँ एबाडोन। एबाडोन कहता क्या तुम्हें इजाजुल ने इसके बारे में बताया है? शान कहता लगभग, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ग्रीक भाषा में एबाडोन नाम का मतलब अपोलो होता है। जैसे जैसे गॉड और माइथोलॉजी का समय खत्म हुआ तो अपोलो इंसान से और भी ज्यादा नफरत करने लगा। उसके उसी नफरत से तुम एक डीमन के रूप में पैदा हुए, लेकिन तुम असली अपोलो नहीं थे। तुम उसकी सिर्फ एक अधूरी नकल थे जो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे थे। तुम बस एक शैडो और एक अधूरा सपना थे। इजाजुल कुछ समय के लिए तुमसे प्रभावित हुई थी, लेकिन तुम कभी भी असली अपोलो से आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि तुम्हारे अंदर अपनी कोई पहचान नहीं थी। अंदर से तुम सिर्फ खाली थे। एबाडोन कहता अपना मुंह बंद रखो। शान कहता इसलिए मुझे लगता है कि अमीर ने तुम्हें ये ऑफर दिया था कि वो तुम्हारे लिए एक असली बॉडी बनाएगा। एबाडोन कहता तुम्हें हमारे ऑफर के बारे में कैसे पता चला? मन में कहता इजाजुल इस जानकारी का खुलासा नहीं कर सकती, उसे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उसने मुझे सिर्फ एक खिलौने के रूप में बनाया ताकि अपनी पल भर की जिज्ञासा को शांत कर सके। भड़कते हुए कहता तुमने ये बातें किससे सुनी है? शान कहता अगर तुम उस आधी चाबी को लौटा दो तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। एबाडोन कहता मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। शान कहता ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसी के साथ हमारी बातचीत खत्म होती है। और वहाँ पे हलचल होने लगता है, जिससे एबाडोन मन में कहता है एक इल्यूजन, क्या वो इस दुनिया के अस्तित्व को ही चीर-फाड़ कर रहा है? क्योंकि वहाँ के जमीन के दो टुकड़े होने लगता है और एबाडोन उसमें गिरने लगता है। मन में कहता है उसके शब्दों ने मुझे इस तरह फंसा लिया कि मैं भागने का मौका भी चूक गया। एक ऐसी पावर जिसमें डिविनिटी पावर को ऐसे खर्च किया जा सकता है जैसे ये उसी का अधिकार हो। ये हैरान करने वाली बात है कि वो किसी आउटर गॉड की पावर का इतनी बड़ी हद तक यूज कर पा रहा है। हालांकि मैं तुम्हारी असली एबिलिटी की गहराई को नहीं जानता, लेकिन इतना साफ है कि तुम्हारा घमंड किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। काफी सारे शैडो क्लोन बनाते हो, ऊपर की ओर जाता कहता करो, लेकिन तुम मुझसे ऊपर नहीं उठ सकते। ऊपर से आ रहे चट्टान को अटैक करके टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता ये बेकार इल्यूजन हमारे पावर के बीच की खाई को नहीं मिटा सकते और तुम अकेले दम पे मुझे हरा भी नहीं सकते। चुपना मजेदार है, मैं इस पूरे डायमेंशन को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शान कहता क्या तुमने कभी नेचर एनिमी नाम की चीज के बारे में सुना है? एबाडोन कहता क्या? शान कहता तुम देखो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वही है जो वो है। उसकी हालत खराब होने लगता है। मन में कहता अपोलो कोशिश कर रहा है, नहीं मुझे ध्यान लगाना होगा। तुमने क्या किया? शान बाहर आता कहता तुम एक मामूली क्रू हो जिसकी डिवाइनिटी मिड लेवल पे है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शान कहता जैसा कि मैंने कहा मैं तुम्हारा नेचर दुश्मन हूँ। एबाडोन डीमन ऑफ एनवी, रिसर्च है कि पावर के मामले में तुम मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। चलिए इसे इसी तरह समझते हैं। असली फाइट में तुम मुझे उंगली के एक झटके से मक्खी की तरह कुचल देंगे। हालांकि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम
तुम अपोलो की इच्छा से जन्मे एक इमेजिनरी एंटिटी हो, या फिर तुम्हें एक बिगड़े हुए सपने की तरह समझा जा सकता है। और आखिरकार तुम हमारी सबसे गहरी इच्छा को दिखाते हो। तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मुझे इसकी जरा सा भी परवाह नहीं है। मैंने यद्रा से ये डायमेंशन उधार लिया है और यहाँ मैं अपनी पावर को अपनी मर्जी के हिसाब बढ़ा सकता हूँ। एबाडोन की तरह नहीं, भले ही तुम्हारा अवतार कोई आउटर गॉड हो, ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। तुम अथॉरिटी को ऐसे कैसे संभाल सकते हो जैसे वो तुम्हारा ही है? क्या तुम इंसान भी हो? शान मन में कहता वो सही कह रहा है। यद्रा इंसानों का साथ देते हैं लेकिन उसकी पावर हमेशा उसके कंट्रोल में नहीं रहती। और हाँ, मैंने ये पहले भी किया था, लेकिन तब मैंने अपना कंट्रोल लगभग खो ही बैठा था। एबाडोन कहता था तुम भी चाबी की तलाश में थे, लेकिन बात ये है, शान पे अटैक करते हुए कहता डीमन ऑफ एनवी को कभी कम मत आंकना। लेकिन शान भी उसको अपने चैन से चारों ओर से जकड़ लेता है। एनवी कहता तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इससे बांध सकते हो, मैं तुम्हें पल भर में ही खत्म कर दूंगा। लेकिन शान पंच बनाते उसके फेस पर जबरदस्त पंजर देता है जिससे वो भी कलहा जाता है। लेकिन जब वो देखता है तो ये उसका खुद का ही हाथ होता है। शान कहता मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये जानते थे कि मेरा हमला तुम्हारे खिलाफ बेकार है, इसी कारण तुम्हें खुद अपोलो से ही लड़ना पड़ेगा। अपोलो का बॉडी उस पर लगातार अटैक करने लगता है। शान कहता आप चलिए शुरू करते हैं, और उसके बॉडी में हाथ डालते हुए की को निकाल लेता है और मन में कहता है आखिरकार ये रहा। एबाडोन तुम्हारी बदौलत में अपना टारगेट आसानी से हासिल कर पाया। एबाडोन बेहोश होते हुए कहता रुको रुको, ये हर हाल में पूरा होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। शान मन में कहता 7 ग्रेट डीमन में से एक होने के बावजूद वो एक छोटा सा बस लाचार क्रिएचर है। शान कहता एबाडोन क्या तुम फिजिकल रूप पाने के लिए इतनी बेताब हो? मैं तुम्हारी मनोकामना को पूरा कर दूंगा। एबाडोन कहता नहीं रुको रुको, और वो उन दोनों को बॉडी को अलग करने लगता है और वो की को अपने डायमेंशन में रखने लगता है। हम देखते हैं वो दोनों का बॉडी अलग हो जाता है। लिन कहती है शान कहता ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए सही वेसल बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसको उठा के अपने कोलून पे फेंक देता है, जिससे उसे शान के कोलून के रूप में एक फिजिकल रूप मिल जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन तब उसकी बॉडी हैवी हो जाती है। वो जाके जमीन से टकराता है और कहता तुम कमीने, तुमने मेरे साथ क्या किया? शान कहता मैंने तुम्हें एक नया बॉडी दे दिया है, बस एक शर्त है कि ये मेरे कंट्रोल में एक नकली बॉडी है और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी डिवाइनिटी पावर को यूज कर सकते हो। एबाडोन कहता तुम सन ऑफ विच कहीं थे, तुम मुझे इस बॉडी में कैद करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शान कहता अरे यार आखिरकार तुम्हें वो बॉडी मिल गई जिसके तुम इतनी लंबे समय से काम ना कर रहे थे। कम से कम मुझे इसके लिए थैंक्स तो कहो। अब जब तुम भी एक कीड़े बन चुके हो, अपने सिर झुकाए रखो और अपने इस हालात के बारे में सोचते रहो। अपोलो का खुद के अटैक से उसका चेहरा सूज आता है और वो शान से कहता थैंक्स, ये मेरी गलती थी और सिर्फ मेरी ही, तुम्हारी मदद के बिना इसमें कोई शक नहीं कि मैं शर्मिंदा हो जाता। शान कहता नहीं लॉर्ड अपोलो, मैंने बस वही किया जो करना जरूरी था। मन में कहता मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया। आखिरकार अपोलो का बॉडी एबाडोन का वेसल था, ये तो पहचान में भी नहीं आ रहा। कहता एबाडोन का अब क्या हुआ? शान कहता उसने उसे फिलहाल कैद कर लिया है। अपनी कमजोर पावर होने के बावजूद वो अभी भी 7 डीमन में से एक है। शान कहता अच्छा ऐसा है। ज़्यूस कहता करो कॉन्स्टेलेशन ऑफ करो, अब आप चाबी के दूसरे हिस्से का क्या करेंगे? शान कहता ग्रेट ज़्यूस, मैं इसको आपको लौटाने की प्लान बना रहा हूँ बिल्कुल, हालांकि अगर आप इजाजत दे तो मैं चाबी के गार्डियन को चुनूंगा। ज़्यूस कहता क्या तुम चाबी के रखवाले के चुनाव करना चाहते हो? हार्मिस कहता ऐसा लगता है तुमने इस काम के लिए पहले किसी को चुन लिया है। शान कहता है बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हुए कहता है मेरी यही उम्मीद है कि मैं यहाँ की अगली गॉडेस लिन टेलर को इस चाबी की जिम्मेदारी सौंप सकूं। लिन कहती है मैं। शान कहता आप क्या सोचते हैं? ज़्यूस कहता मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। एक गॉड कहता रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इस मामूली इंसान को सिस्टम यूज करने का अधिकार देने वाले हो। ज़्यूस कहता मामूली इंसान नहीं, क्योंकि असल में वो हाफ गॉडेस है और समय के साथ इसमें कोई शक नहीं कि वो पूरी तरह से गॉड बन जाएगी। वो इतनी पावरफुल गॉडेस बनेगी कि तुम सब उसके सामने कमजोर पड़ जाओगे। मुझे लगता है कि जब वो दिन आएगा तो मुझे अपना सिंहासन को छोड़ना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा, तो मुझे एक शर्त रखनी होगी। शान कहता है मैजेस्टी वो क्या हो सकता है? ज़्यूस कहता है मैं चाहता हूँ कि वो बच्ची समय समय पर अपोलो में आए। एग्जाम्पल के लिए वो 1 महीना पृथ्वी में तो अगला महीना यहाँ पे बिता सकती है। उसे अपनी डिवाइन पावर को संभालना सीखना होगा, इससे तुम्हें भी फायदे मिलेंगे। शान मन में कहता है एक ऐसी शर्त थी जिसका मैंने शुरू से ही अंदाजा लगाया था, और वो सही कह रहा है, ये शर्त बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और यहाँ ओलंपियस में उस चाबी की सेफ्टी कहीं बेहतर तरीके से की जाएगी। शान कहता है ऐसे हालात में क्या आप भी हमारी मदद करने के लिए तैयार हो? हम यानी कि पृथ्वी के इंसान। ज़्यूस कहते ये गॉड्स नहीं बल्कि इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले अपना विश्वास को त्याग दिया। शान कहता क्या आप अर्थ के खेल को पहले की तरह जारी नहीं रखेंगे? मैं जबरदस्ती कोई मांग नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको ठीक ना लगे तो आप मना कर सकते हैं। ज़्यूस कहता खैर। शान कहता थैंक्स, मैं आपकी इजाजत से ये चाबी लिन टेलर को सौंप रहा हूँ। और उसकी को निकालते हुए कहता लिन कहती हाँ मैं तैयार हूँ शान। शान मन में कहता लिन जैसी छोटी बच्ची के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। हाँ जब लिन की को पूरा कर लेगी रास्ता खुल जाएगा। हाँ मैं इस बारे में श्योर हूँ। ज़्यूस कहता ओलंपियस के गॉड मेरी बात सुनो, अब से चाबी जस्टिस गॉड लिन टेलर के हाथों में रहेगी। बच्ची की सेफ्टी को सुनिश्चित की जानी चाहिए और उसके साथ मेरे तरह ही पेश आना। गॉड कहता है महाराज आपकी इच्छा से। ज़्यूस कहता है शान किम तुम वही इंसान हो जिसने अपोलो को हराया और उससे अपोलो को बचाया। मैं तुम्हें अपोलो का मित्र घोषित करता हूँ। शान कहता है ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी।
फिर हम कुछ समय बाद सीन देखते सियान कहता ये लगभग पूरा हो चुका है। हार्मिस कहता नहीं करो, तुम मुझे हमेशा हैरान करते रहते हो। तो आखिरकार हम सब तुम्हारी मुट्ठी के नीचे रहे। वो एक मासूम और छोटी सी बच्ची है, इसलिए वो आसानी से निशाना बन सकती है, लेकिन जब तक उसके पास चाबी है ओलंपियस के पास और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें पूरी लगन और पूरी मदद के साथ उसका साथ देना ही होगा। सियान कहता खैर ओलंपियस के पावर हमारे पीछे है, इसलिए चिंता करने की कोई खास बात नहीं है। हार्मिस कहता तुम सही कह रहे हो, मैं उसकी सेफ्टी की गारंटी देता हूँ सियान। हमारा ऑनर भी दांव पे लगा है। तो तुम्हारी अगली चाल क्या होगी? शायद तुम आप जाइट किंग से फाइट मोल लोगे। सियान कहता पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, क्या आप अपना दिमाग के खो बैठे हैं लॉर्ड हार्मिस? अमन में कहता ऐसे गॉड से ऐसी बेतुओं की बात सुनना कितना रेडिकुलस है। हार्मिस कहता अरे इतना उदास मत हो जाओ मेरे दोस्त, तुम्हारे पास कुछ तो प्लान होगी है ना, बस एक सिग्नल ही दे दो प्लीज। सियान कहता ये एक सीक्रेट है। सियान मन में कहता मुझे लगता है कि पब्लिशर को पता है कि मैं दूसरी चाबी भी ढूंढ रहा हूँ। वो अमीर के पास वाली चाबी नहीं है बल्कि एक अलग चाबी है। पहले प्ले थ्रू में मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन लगता है कि वो चाबी डीमन रैल्म में है। जब यात्रा को देखकर सियान कहता लॉन्च होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, मार्केटिंग अभियान कैसा चल रहा है? यात्रा कहती मैं अपने यूट्यूब पेज के जरिए इसका प्रचार कर रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए एक बैनर भी लगा दूं। लगता है इससे और भी पॉइंट बांटने पड़ेंगे। सियान कहता तुमने नई पोस्ट को डालने के बारे में कुछ कहा था है ना? यात्रा कहती मैंने कहा था, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? सियान कहता किस बारे में? यात्रा कहती रैंडम लूट बॉक्स के बारे में। सियान कहता चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उन बॉक्स में सिर्फ कॉस्मेटिक आइटम ही होंगे। यात्रा कहती मैं यही तो कह रही हूँ, भला कौन समझदार शख्स ऐसे बॉक्स खरीदेंगे जिसमें कोई भी फायदा ना हो? सियान कहता नहीं तुम ये देखो, ये तो आसमान छू लेगा। ट्रेडिशनली रूप से कहे तो इस गेम का लास्ट कंटेंटमेंट हमेशा कॉस्मेटिक आइटम ही होता है। ऐसा गेम जिसे तुमने पहले कभी ना खेला हो। ऐसे गेम के साथ पुराने युग की यादों को ताजा करेंगे। ऐसे शानदार कवरेज जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को खुलकर दिखाए। और कमेंट आता मैंने कभी ऐसा गेम नहीं देखा जिसमें पब्लिशर के अलावा कोई और टीम गेम चला रहा हो, कमाल है। दूसरा कहते हैं मेरे उम्र के सारे दोस्त इस गेम को खेलने की तैयारी कर रहा है, चलो इन नई लड़कियों को दिखा दे कि असली गेम कैसे खेला जाता है। तीसरा कहता है ये वही गेम है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, रिलीज होते ही मैं इसे जरूर खेलूंगा। सियान कहता ये तो हद से ज्यादा घटिया, हालांकि फीडबैक पॉजिटिव है किसी तरह से। ल्यूक कहता क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो सब ठीक लग रहा है। सियान कहता यात्रा प्रोमो वीडियो का क्या हुआ? यात्रा कहती है 30 मिनट में लाइव हो जाएगा। सियान कहता शुरू में लोगों का रिस्पॉन्स बुरा नहीं था, लेकिन इसके बारे में उतनी बात नहीं हुई जितना मैंने सोचा था। मुझे इस पीवी से उम्मीद है कि ये हमारे गेम को लोगों के बीच और फेमस कर देगा। सियान कहता तुम वही शख्स हो जो वीडियो में देख रही हो? सियान कहता नहीं ये लीन है, और बिल्कुल जीसू को भी काफी स्क्रीन टाइम मिले हैं। जीसू कहते लेकिन मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया है जिससे मुझे इतनी प्रसिद्धि मिली। सियान कहता जीसू तुमने भूल भुलैया को खत्म कर दिया था, एबरडॉन के खिलाफ जमकर फाइट भी लड़ी थी, याद है ना? यात्रा कहती है जरूर काम करेगा, आखिरकार इसमें वो सब कुछ है जो गॉड को पसंद आता है। सियान कहता है मुझे भी यही उम्मीद है। यात्रा कहती है फिर अपलोड को शुरू करते हैं, और वो अपलोडिंग होना शुरू हो जाता है 20%, 50%, 100%। सियान मन में कहता चलो जाने दो। मीना कहती क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ी हो गई? सियान बस स्क्रीन को निहार रहा होता है और कहता है क्या किसी ने अभी तक वीडियो को देखा है? मैंने पहली बार किसी गॉड को विलीन होते हुए देखा। कहते हैं कि इस गेम की टीम ने इसमें ऐसा सिस्टम को डाला है जो पहले किसी गेम में नहीं देखा गया है। क्या वो हो सकता है? खैर गेम को शुरू होने के बाद इसका पता चलेगा। पिछली बार देखा था तो इसकी प्री ऑर्डर सुविधा भी उपलब्ध थी। कौन कौन मेरे साथ है? कहता गेम को लॉन्च होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। चांगू कहता क्या तुम्हें लगता है कि गॉड वापस लौटेंगे? जोनसू कहता खैर स्टेट के हिसाब से कुल प्री ऑर्डर में से 15% हमारे मौजूदा यूजर की तरफ से आते हैं। यात्रा कहती अब समय आ गया मैं सर्वर को ऑनलाइन करूं। सिस्टम कहता सर्वर को दोबारा शुरू किया जा रहा है। गेम सर्वर अनलॉक्ड, मेन क्वेस्ट टाइमर अब एक्टिवेट और गिनती जारी है। सर्वर अब चालू हो गया है। ये कुछ स्कोर को दिखाते जिसका आप मतलब खुद ही समझना। चांगू कहता कतार लगी हुई है, क्या ये नंबर हमारी उम्मीद से कम नहीं है? जिंगसू कहता नहीं सर, दरअसल बात बिल्कुल उल्टा है। इसी तरह चलता रहा तो सर्वर बहुत जल्दी ओवरलोड हो जाएगा। अभी वार्निंग आता लो सर्वर रिसोर्स 2%। सियान कहता यात्रा सर्वर को लंबे समय तक चालू रखो। यात्रा कहती और तुम कहाँ जा रहे हो? सियान कहता सर्वर को बचाने के लिए। बिल्कुल। यंग जस्टर भी कहती इसी तरह चलता रहा तो सर्वर ओवरलोड हो जाएगा। नहीं, मुझे क्रोसो और ज्यादा की उम्मीद थी। अरे यार लगता है मुझे इंतजार करते करते फौरन देख लेना चाहिए। क्या आप ऑब्जर्वर फ्री है? इस तरीके से तो वो आखिर कमाई कैसे करेगा? और टाइटल लिखती है अगर तुम हमारे लिए सब कुछ फ्री कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम सब हमारे शानदार यूजर हो और क्या। एक कमेंट कहता अरे नहीं। दूसरा कहता कमाल के बॉस हो, तुम तो सबसे बढ़िया हो। दूसरा कहता ये आउटर गॉड की लुक तो जबरदस्त है। और कहता ये क्या एक रैंडम
रैंडम ड्रॉ। और कमेंट करता मुझे अभी अभी ये इंसानी रूप वाली स्किन मिली है, क्या ये अच्छा है या नहीं। यंग जस्टर कहती है ये इस तरह काम करता है क्योंकि लोग मेरी इच्छा किस्मत के लिए जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बस कुछ ही रोल में मुझे कुछ न कुछ अच्छा चीज मिल जाएगा। और वो एक स्पेशल बॉक्स को परचेस करती है। याद्रा कहती है बेकरी में जबरदस्त उछाल आया है। सियान कहता है यूजर से क्या रिएक्शन मिल रही है, क्या वो इससे सहमत है। जुनसू कहता है घमंडी गोट खुलकर अपनी आपत्ति नहीं जताएंगे क्योंकि इन स्किन से उनके स्टेट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहते हैं बेकरी के खिलाफ कोई भी विरोध नहीं होगा। याद्रा कहती है मैन सर्वर बहुत ही मुश्किल से ही चल पा रहा है सियान, तुमने हमारे लिए दूसरा सर्वर कैसे उपलब्ध करवाया। सियान कहता है मैंने ओलंपियस से पूछा। जूस कहता है बहुत ही अच्छा, मैं तुम्हें एक सर्वर उधार दूंगा अब जब सब कुछ ठीक हो गया है। बाकी काम मैं तुम्हारे काबिल हाथों में छोड़ता हूँ। जुनसू कहता है मिस्टर किम आपका क्या कहना है। सियान कहता है खैर बड़ी मात्रा में प्लेयर आने लगता है। सियान कहता है कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं बस एक प्लेयर हूँ। मन में लगता है बेकरी को देखकर याद्रा को हैरान होना बिल्कुल जायज था। मीना कहते तुम्हें पता है यंग जस्टर ने फिर से लॉग इन कर लिया है। उसने कहा कि सियान तुम्हें अपनी पीठ का ध्यान रखना चाहिए। सियान कहता है मैं लेकिन क्यों। तब एक ऑब्जर्वर आके उस पर अटैक करता है जिससे कहता तुम क्या तुम यंग जस्टर हो। मीना का गॉड ऐसी ही है। यंग जस्टर कहती है मैंने सीमा को पार कर लिया बेवकूफ। सिस्टम कहता है ह्यूमनॉइड ऑब्जर्वर की समय खत्म हो गई है, अब आप सिर्फ अपने प्लेयर से सिर्फ इसके जरिए संपर्क कर सकते हैं। सियान मन में कहता है उसने उस नन्हे मस्करे को भी हरा दिया। अगर बाकी सभी यूजर भी इसकी तरह अपने लिमिट तक पहुंच गए तो हमने जितने भी पॉइंट लगाए वो बहुत ही जल्दी वापस मिल जाएंगे। अब फाइनल काम शुरू होता है। यंग जस्टर क्या तुम किसी ऐसे टाइटन को जानते हो जिसे गेम चलाने या मैनेज करने में दिलचस्पी हो। मीना कहते लेकिन मुझे लगा था कि तुमने कहा था कि वो हमारे दुश्मन है। यंग जस्टर कहती तो क्या तुम्हें मेरे टाइटन होने के ओरिजिन के बारे में पता था। खैर जब तुम इसका जिक्र करते हो तो मुझे एक नाम दिमाग में आता है, लेकिन इस ब्रोकरेज के बदले मुझे क्या मिलेगा। सियान कहता मैं तुम्हें ट्री ब्रांच दूंगा। यंग जस्टर कहते ट्री ब्रांच तुम्हारा मतलब ये तो नहीं हो सकता। सियान कहता हाँ मैं तुम्हारे लिए मिस्टर 10 का पता लगाऊंगा। यंग जस्टर कहते तुम्हें इसकी लोकेशन कैसे पता चली। तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। सियान कहता हम दोनों एक ही गॉड को जानते हैं जिसके पास ऐसी नॉलेज है। यंग जस्टर कहते ठीक है मैं एक तारीख को तय कर लूंगी, तुम्हें बाद में सारी जानकारी दूंगी। सियान कहता ठीक है अब जब जरूरी मामला सुलझ गया है अगला मुद्दा है हाल ही में शुरू की गई रेड रैंकिंग्स का क्या हाल है। हम क्लियर स्काई गिल्ड अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब चीनी सर्वर को देखते हैं जहाँ पे वो अरीना पूरी तरह से तैयार हो चुका था। युआन कहती है लगता है ये खबर बहुत ही तेजी से फैल गई है क्योंकि लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अरीना खासकर टाइटल मैच बहुत ही बड़ी सफलता बन गई है। दूसरी तरफ ये सब अमीर भी देखते हुए कहता है मेरी समझ से परे है, बेकार चीज के लिए अपना बटवा क्यों खाली कर रही है। नॉर्दर्न आते हुए कहते क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। अमीर कहते मुझे लगा था कि तुम सिर्फ देखने वाले बनकर ही खुश थे। नॉर्दर्न कहता हाँ लेकिन भूली हुई दुनिया की यादों में मुझे कुछ बहुत सी दिलचस्पी चीज मिली। अमीर कहता क्या कुछ दिलचस्प है। नॉर्दर्न कहता अगर तुम इतनी जिज्ञासा है तो अमीर तुम मुझे कोलैब इवेंट संभालने की इजाजत दे सकते हो। अमीर कहता ठीक है ये तुम्हारा है। नॉर्दर्न कहता जायंट किंग ये तुम्हारा लास्ट समझदारी वाला फैसला है। अमीर कहता लगता है उसने कई अजीब और मिस्टीरियस प्राणी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। सियान मन में कहता लिन को जल्दी रैंकिंग से बाहर करना पड़ेगा। जिसको कहते वैसे वो क्या है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वो ओलंपियस से नीचे आई थी। सियान कहता लिन मिस्टर टेलर के साथ अरीना में है, फिर ये शख्स कब आएगा। मन में कहते कहा जाता है कि कई सारे गेम के सर्वर संभालने में एक्सपीरियंस है। सोचता हूँ क्या उसका संबंध पब्लिशर से है। हालांकि मुझे भरोसा है कि यंग जस्टर इतनी समझदार है कि पब्लिशर से जुड़े किसी भी शख्स को मेरे पास नहीं भेजेगी। अभी वहाँ पे आर्कैनन आते हुए कहता हेलो मिस्टर किम काफी समय हो गया है ना। सियान कहता रुको तुम यहाँ पे क्यों हो। मन में कहता तुम तो पब्लिशर के लिए काम करते हो।